नमस्कार दोस्तों, नीट 2026 का रिजल्ट आ चुका है। ऑलमोस्ट सारे बच्चों ने अपना रिजल्ट चेक कर लिया है। जितने भी बच्चे हैं जो आज अपना रिजल्ट देख चुके हैं, सबके दिमाग में एक ही सवाल है जो कॉमन है, सर ऐसा हो कैसे गया? मैथमेटिक्स 1+1 शैल बी 2, स्टैटिस्टिक्स का एक ही लॉजिक होता है, बट यहां कहीं ना कहीं लॉजिक समझ में ही नहीं आ रहा। क्या लॉजिक है? सवाल ये आ रहा है कि सर अगर हमारा पेपर इस बार रीनीट का जनरली टफ होता है, इस बार फिजिक्स का एग्जाम टफ रहा, कुछ बच्चे नहीं भी अपियर किए, हमने एक्सपेक्ट किया था कि पेपर डिफिकल्टी हाई होने के कारण कट ऑफ नीचे जाएगी, बट ये क्या हुआ? कट ऑफ तो ऊपर उठी, और ऊपर नहीं उठी, बहुत ऊपर उठ गई। हमें समझ में नहीं आ रहा क्या इसके पीछे कोई और कारण है, क्या इसके पीछे कोई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है, किसी का हाथ है। बहुत सारी तरह की बातें हो रही हैं। हमने सोचा इस चीज को अपने पर्सपेक्टिव से एनालिसिस करके देखते हैं, और कोई अजम्पशन बेस्ड, कोई ट्रेंड बेस्ड, कोई सोशल मीडिया बेस्ड बात ना करते हुए हम आपको एक प्रॉपर एनालिसिस करके दिखाते हैं। राइट? सो दोस्तों, आज का जो हमारा विषय है, जो आज की डेट में हर बच्चे के दिमाग में चल रहा है, व्हाई डिड द नीट यूजी 2026 कट ऑफ वेंट सो हाई, एक्सेप्शनली हाई, और इसी का आज हम लोग पूरा एक एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे। सो पहले हम एक बार प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझते हैं। नीट 2025 से 2026 में आप देखें तो 25 में 22 लाख के करीब बच्चे बैठे थे, इस बार 20 लाख बच्चे बैठे थे। ऑलमोस्ट 2.09 लाख बच्चे कम बैठे थे रीनीट वाले में। राइट? और पेपर की डिफिकल्टी को जितना भी एनालिसिस किया था, एक्सपर्ट्स ने बोला था कि फिजिक्स का पेपर टफ है, और बच्चों का रीनीट का हमेशा से एक ट्रेंड होता है कि पेपर की डिफिकल्टी टफ कर दी जाती है, तो पेपर लेंदी और कॉन्सेप्चुअलाइज था। लेकिन इसका आउटपुट क्या निकला? इसका आउटपुट ही निकला जो कट ऑफ 2025 में 144 की थी जनरल ईडब्ल्यूएस की, वो बढ़ के सीधा 69 प्लस नंबर 213 पे हो गई। जो कट ऑफ 113 की थी वो सीधा एससी एसटी ओबीसी की बढ़ के 64, बढ़ के 177 पे हो गई, जो नीट की हिस्ट्री में आज तक की सबसे हाईएस्ट कट ऑफ ट्रेंड बनी है। तो सवाल ये आता है, ऐसा हो क्या गया? भाई एक पेपर था, उसको फिर से ही तो रीशेड्यूल कराया गया था, सब कुछ तो ज्यादा अंतर भी था, अगर थोड़ा टफ भी होता, थोड़ा लाइट भी होता, तो इतना वेरिएशन कैसे आ गया? आइए अब उसको समझने के लिए थोड़ा आंकड़ों के साथ एनालिसिस करते हैं। 25 वर्सेस 26 स्लाइड बाय स्लाइड। सो 2025 में फ्रेंड्स 22,76,000 स्टूडेंट्स ने एग्जाम दिया था, रजिस्टर किया था, जिसमें से 22,09,000 बच्चों ने अपीयर किया था। नीट 2026 में 22,79,000 79,000 बच्चों ने दिया था, एंड 22,05,000 बच्चे फर्स्ट टाइम अपीयर किए थे, लेकिन उसके बाद पेपर लीक हुआ, पूरा बहुत बड़ा इशू क्रिएट हुआ, सब कुछ हम जानते हैं, और इसमें फिर 20 लाख बच्चों ने रीनीट दिया, जिसका मतलब सीधा सीधा ये निकला, सीधा स्ट्रेट अवे 2 लाख के करीब बच्चे पेपर से डिसअपीयर हो गए। उन्होंने पेपर को रीनीट नहीं दिया फॉर वॉट एवर रीजंस दे हैव, आप समझिए। एंड आई थिंक यही एक कारण है जिसमें आपके सवालों का आंसर निकलेगा धीरे धीरे करके। राइट? और इस पूरे प्रोसेस के कारण क्या हुआ? आपकी कट ऑफ जो थी वो सीधा 144 से जनरल 213 पहुंच गई, हाइक ऑफ 69 मार्क्स। एससी एसटी ओबीसी 113 से 177, 64 मार्क्स का इंक्रीमेंट आ गया, और टॉपर स्कोर जो था 686 से 715 पहुंचा, 29 मार्क्स का इंक्रीमेंट आ गया। जब ये सारा कुछ हो रहा है, कब हो रहा है? जब आपका परसेंटाइल तो सेम ही है, 50% जनरल, 40% ओबीसी। तो ऐसा अब क्या हो रहा है दोस्तों? अब इसको एनालाइज करते हैं। उससे पहले अब कुछ सवाल हैं जो जनरली हमने कवर करने की कोशिश की और जो सब बच्चे पूछ रहे हैं। Why did the qualifying cutoff increase by 64 to 69 marks differ the tougher paper? मैंने आपको बताया। How did the cutoff reach to a record high when nearly 2 lakh candidate lesser appeared? भाई 2 लाख बच्चे लेस अपीयर किए थे, लेकिन उसका कट ऑफ का इतना इंक्रीमेंट होने से क्या संबंध था? Was the candidate score distribution significantly different in the re-examination? पहले एग्जाम में और दूसरे एग्जाम में क्या जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्कोर है, डिस्ट्रीब्यूशन मतलब जो 200 से 300, 300 से 400, 500, 600 जो डिस्ट्रीब्यूशन है, क्या वो बिल्कुल डिफरेंट हो गया था? Did the absence of low scoring candidates influence the pass percentile? क्या ऐसा हुआ क्या कि जो बच्चे बॉटम ऑफ द कर्व पे थे, जिनकी तैयारी प्रॉपर नहीं थी, क्या वो नहीं बैठे? ये जो 2 लाख बच्चे, उनमें से कुछ ऐसे बच्चे थे। Can a drop in attendance alone justify such a large increase in cut off? क्या सिर्फ अटेंडेंस के 2 लाख कम होने से ही इतना बड़ा कट ऑफ में इंक्रीमेंट हो सकता है? तो इसका जवाब है दोस्तों हाँ। और अब हम इसके एनालिसिस को शुरू करेंगे। सबसे बड़ा सवाल यही आएगा यहां पे, इज द क्वालिफाइंग परसेंटाइल रिमेन्स अनचेंज्ड? व्हाई डिड द, अगर क्वालिफाइंग परसेंटाइल सेम रही 50 परसेंटाइल की, तो क्वालिफाइंग मार्क्स में इतना रिकॉर्ड हाई क्यों आ गया डिस्पाइट अ टफर एग्जामिनेशन एंड द फ्यू कैंडिडेट्स अपीयरिंग? सो आइए दोस्तों इस पूरे सिनेरियो को अपडेट करते हैं और व्हाट चेंज को डिकोड करने की कोशिश करते हैं।
सो दोस्तों जनरली एक परसेप्शन होता है, इसे हम रीबाउंड इफेक्ट बोलते हैं कि एक साल नीट डिफिकल्ट होता है, दूसरे साल थोड़ा आसान होता है और डिफिकल्टी लेवल में थोड़ा फर्क तो आता है। तो जनरली एक आप इस तरह का फ्लो कर्व देखते हैं, राइट। तो शायद एक अजम्पशन ये बनता है कि भाई नीट 2023 में 137 था, उसके बाद 24 में स्कोर बढ़ गया एंड फिर 25 में स्कोर गिर गया, तो हो सकता है रिबाउंड इफेक्ट तो नहीं है कहीं, लेकिन बिल्कुल ये रिबाउंड इफेक्ट नहीं है। रिबाउंड इफेक्ट अगर होता ना तो आपका स्कोर कहीं ना कहीं 144 टू 162 के बीच में लाई कर रहा होता, वो सीधा 213 नहीं जाता, राइट। सो दिस इज नॉट अ रिबाउंड इफेक्ट, दिस इज मच मोर देन दैट। आइए बढ़ के देखते हैं। सो दोस्तों अब यहां पे सवाल ये आता है कि परसेंटाइल कैसे यहां पे कैलकुलेट किया जा रहा है, और अगर हम 2025 से 2026 के सिनारियों में डिफरेंस करें, मैं एक बेसिक डायग्राम के हिसाब से आपको बताने की कोशिश करता हूं। देखिए परसेंटाइल होता है, इट इज नॉट अ परसेंटेज, इट इज नॉट कि 100 में से आपको 50 नंबर लाने हैं, इट इज कि जस्ट जितने बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं उसमें जो 50th नंबर का बच्चा होगा, जिसे हम मीडियन बोल सकते हैं, उसका जो स्कोर है वही डिफाइन करता है कि नीट के एग्जाम की एग्जैक्ट परसेंटाइल क्वालिफाइंग क्या होने वाली है, राइट। सो अगर हम 25 की बात करें तो शायद ये जो 50th बच्चा था ये 144 के स्कोर पे यहां पे था, लेकिन हुआ क्या, इस बार पूरा कर्वेचर ही शिफ्ट हो गया। दैट मींस यहां पे जो बच्चा लोअर स्कोर वाला बच्चा था, राइट, वो इधर पे हाई स्कोर वाले बच्चे में कन्वर्ट हो गया, जिस कारण ये पूरी टेबल शिफ्ट हो गई, और इस कारण से आपका पूरा का पूरा जो है ये जो स्ट्रक्चर है कट ऑफ का, वो 144 से 213 के मार्क्स पे आ गया, राइट। सो आइए अब चलते हैं कि इसके पर्टिकुलर रीजंस क्या हो सकते हैं। तो अब देखिए 12.5% बच्चों ने पेपर छोड़ा अपना, राइट। 12.5% बच्चों ने छोड़ा। टोटल 22,79,000 बच्चे रजिस्टर किए थे, जिसमें से 2.7 लाख बच्चों ने पेपर को अपीयर नहीं किया। 20 लाख बच्चों ने पेपर में अपीयर किया है। अब यहां पे दोस्तों मैं बोलूंगा, शायद इसे हम कंक्लूसिव नहीं बोल सकते, बट एक बहुत बड़ी हाइपोथेसिस है। मैं इसे हाइपोथेसिस ही बोलूंगा क्योंकि इसका कोई आंकड़ा नहीं है। क्या देखिए, जो बच्चा तैयारी करके बैठा था, जो प्रिपेयर्ड था, जिसको कॉन्फिडेंस था कि मेरा स्कोर आएगा, वो रीनीट में बैठ गया, उसको पता था चलिए देखते हैं जो भी होगा, ठीक है, तो उसको कोई ऐसा एप्रीहेंशन नहीं था। बट जनरली जो बच्चा ऐसा हो सकता है, जो थोड़ा लो स्कोर का बच्चा हो या जिसकी तैयारी प्रॉपर ना हो, जो फर्स्ट टाइम बैठ रहा हो, उसको लगा कि यार अब ये एग्जाम कहीं ना कहीं हमारी परफॉर्मेंस उस लेवल की नहीं है, तो इस साल अभी ना देके बेटर बी प्रिपेयर फॉर द नेक्स्ट ईयर। सो देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी कि जो बच्चा स्कोर को पुल डाउन करने वाला था, राइट, कट ऑफ डाउन करने वाला था, वो बच्चा, एक सारा नहीं लेकिन एक सेक्शन ऑफ बच्चा, 60-70% बच्चा पार्टिसिपेट नहीं किया, और उस कारण से ये जो आपकी कट ऑफ थी ये हाई आपकी बढ़ गई। सो दैट इज वन पॉसिबिलिटी, अ मेजर पॉसिबिलिटी, इफ ट्रू, दैट कैन रियली रिजल्ट इन दिस थिंग। आगे के जो पॉइंट्स में हम आते हैं, देखिए रीनीट जब हुआ ना, तो कई बार क्या होता है, हर साल जब नीट होता है बहुत बड़ा सेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स होता है, मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स होते हैं फर्स्ट टाइम बैठ रहे होते हैं, वो अपने मॉक पेपर्स देते हैं, अपनी कोचिंग में जाते हैं, लेकिन उनको रियल टाइम एग्जामिनेशन का एक्सपीरियंस और एक्सपोजर नहीं होता। यहाँ पे क्योंकि बच्चे एक बार नीट 1 का पेपर दे चुके थे, तो उन्हें एक्सपोजर मिल गया था, कैसा पेपर होता है, क्या कॉम्प्लेक्सिटी होती है, किस तरीके से स्ट्रेस को मैनेज करना होता है, क्वेश्चन सिलेक्शन होता है। सो देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट रिपीट एक्सपोजर रेज द रॉ स्कोर रिगार्डलेस ऑफ द डिफिकल्टी, तो ओवरऑल स्कोर पुश अप हो गया, राइट। So every student who sat in re-NEET has already prepared once for the NEET day. तो उनको पहले से एक तरह से रिपीट प्रिपरेशन हो गई, राइट। तो उनको एक्स्ट्रा वीक ऑफ प्रिपरेशन मिल गया, क्योंकि अब आपको 1-1.5 महीने बाद पेपर हुआ, तो कहीं ना कहीं बच्चे ने रियलाइज किया होगा पेपर के बाद ये मेरे कुछ वीक एरियाज हैं, सो प्रॉब्ली दे मस्ट हैव इंप्रूव्ड अपॉन द वीक एरियाज। तो यस, दे हैव इंप्रूवाइज्ड अपॉन दैट। उनको फॉर्मेट की फॉर्मेलिटी पता चल गई कि एग्जाम की फॉर्मेट कैसी है, कितने टाइम में कितने क्वेश्चन करने हैं ऑन अ रियल टाइम सिचुएशन, राइट। तो सरप्राइजेस नहीं थे उनको, ओपन आंसर बुक कैसे होती है, ओएमआर कैसे भरते हैं, गलतियां नहीं होती, सारी चीजें आ गई, राइट। लोअर फर्स्ट अटेम्प्ट पैनिक, मैंने आपको बताया फर्स्ट अटेम्प्ट का जो पैनिक है, क्योंकि काफी बच्चों के अंदर एंजाइटी बिल्डअप हो जाती है, वो शुरू के कुछ सवाल नहीं कर पाते, तो आगे उनका पूरा टेम्पो ब्रेक हो जाता है। शायद उनकी वो जो शॉक फैक्टर था उनके लिए साइकोलॉजिकल फैक्टर, वो उनको कंफर्टेबल जोन में आ गया, और एक्स्ट्रा टाइम भी दिया गया, राइट। रीनीट में आपको 15 मिनट एक्स्ट्रा मिले हैं, 15 मिनट्स, उस कारण से बच्चों का जो एक बैलेंस फ्रेमवर्क था, जो उनका माइंड था, जो उनको एक एप्रीहेंशन था, कहीं ना कहीं उन्होंने ज्यादा अच्छे से अपने आप को परफॉर्म किया। देयर इज अ पॉसिबिलिटी फॉर दैट, राइट। सो दोस्तों अब सवाल ये आता है, फिजिक्स का पेपर टफ था, इस पे अगर डिकोड करने की देखते हैं कि पेपर टफ होने के बाद क्या था। देखिए नीट में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स क्या होता है, 180 मार्क्स फिजिक्स, 180 मार्क्स केमिस्ट्री एंड 360 मार्क्स बायोलॉजी के होते हैं। आपका फिजिक्स का 180 पेपर हार्ड था, राइट,
केमिस्ट्री का जो था वो बैलेंस था, एप्लीकेशन बेस्ड था, ट्रिकी था, लेकिन बायोलॉजी को बच्चों ने बोला, ये एनालिसिस आया, पेपर वाज रिलेटिवली मच इजियर देन प्रीवियस पेपर, और लार्जली वो एनसीईआरटी बेस पे ही था। तो जिन बच्चों ने अपनी 12th की प्रिपरेशन की थी, राइट, उनसे उनका काफी कुछ मेकआउट हो गया। अब आप देखिए बायोलॉजी इज 50% ऑफ योर कॉन्ट्रीब्यूशन, तो अगर आप इसको छोड़ भी देंगे और यहां का आपका पेपर आसान था, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि यहां के पूरे मीन ने पूरे ओवरऑल स्कोर के पैटर्न को बढ़ा दिया, राइट। सो द पेपर फेल्ट हार्ड, एग्रीगेट गो रोज, बट नॉट एक्चुअली द टेंशन, दे डिफरेंट सेक्शन, ठीक है। सो 180 मार्क्स का ये जो था, ये 360 मार्क्स के बायोलॉजी के सेक्शन ने काफी हद तक कवर कर लिया होगा, राइट। दोस्तों अब अगला पॉइंट जो आता है वो आता है कट ऑफ डिपेंडेंट स्कोर डेंसिटी, नॉट जस्ट पेपर डिफिकल्टी, राइट। सो अगर पेपर टफ है तो सबके लिए टफ है, अगर पेपर इजी है तो सबके लिए इजी है, राइट। सो पेपर टफ होने से कट ऑफ का बढ़ना घटना मैटर नहीं करता, राइट, क्योंकि कट ऑफ तो 50 परसेंटाइल पे आएगा, राइट। मैटर करता है कि जो पर्टिकुलर सेक्शन है या जो पर्टिकुलर स्कोर डिस्ट्रीब्यूशन है, सपोज 300 से 400 या 200 से 300, उस जोन में ज्यादा से ज्यादा बच्चे अपीयर कर गए या उस जोन में ज्यादा से ज्यादा बच्चे लैंड कर गए, दैट इज द वन। सो अगर इसको समझाएं, आप अज्यूम करिए कि 100 बच्चे खड़े हैं, राइट, विद देयर स्कोर्स, द 50 परसेंटाइल इज सिंपली द स्टूडेंट स्टैंडिंग इन द पोजीशन 50, जैसा मैंने आपको फर्स्ट स्लाइड में बताया था। द मिडिल रीजन इज क्राउडेड, अब जो बीच की रीजन है ना, वो सबसे ज्यादा क्राउडेड है, वहीं सबसे ज्यादा पुल है, मेनी स्टूडेंट्स विद इन मार्क्स ऑफ ईच अदर, एक एक मार्क्स पे 3-3 हजार बच्चा, 4-4 हजार। Even a small improvement or overall performance can push the qualifying marks significantly. In contrast, toppers are separate apart, so their scores change much less. तो अब इस ग्राफ से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, अगर मैं एनालाइज करूं, लास्ट ईयर जो टॉपर का स्कोर 686 से 715 बढ़ा, दैट मींस 4.2% का इंक्रीमेंट है, दैट्स इट, राइट। अब अगर मैं बात करूं जनरल की कट ऑफ 144 टू 213, ओवरऑल परसेंटाइल इंप्रूवमेंट आ रहा है यहां पे 47 परसेंटाइल का और एससी एसटी में 56 परसेंटाइल का, राइट। सो मुद्दे की बात क्या है कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे जो थे वो क्वालिफाइंग स्कोर के इर्द गिर्द ही रोटेट कर रहे थे, 20 मार्क्स 40 मार्क्स, या मैं कहूंगा उसी डिस्ट्रीब्यूशन एरिया में रोटेट कर रहे थे, राइट। व्हेन मेनी स्टूडेंट्स आर क्लस्टर्ड अराउंड द क्वालिफाइंग परसेंटाइल, इवन अ स्मॉल शिफ्ट इन ओवरऑल स्कोर्स कैन प्रोड्यूस अ लार्ज इंक्रीज इन द क्वालिफाइंग कट ऑफ, राइट। क्योंकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे बीच के सेक्शन में थे और बिकॉज ऑफ दिस बायोलॉजी एंड अदर फैक्टर्स और जो बच्चों का कंफर्ट था थोड़ा भी शिफ्ट हुआ, तो उस वजह से कट ऑफ पे काफी असर देखने का मिला, राइट। सो दोस्तों आइए अब इस पूरे पॉइंट्स को समराइज करने की कोशिश करते हैं। जो जंप हुआ है ना, वो एक रीजनेबल था, जिसको अभी हमने समझाने की कोशिश की। पॉइंट्स क्या हमने डिस्कस किए, A percentile cutoff tracks who is in the rank. It is not pinned a fixed mark. वो मार्क्स बेस नहीं होता, वो पूरे क्राउड के बेसिस पे होता है। क्राउड इधर शिफ्ट हो गई, क्राउड उधर शिफ्ट हो गई, बिकॉज ऑफ सम रीजन जो इस बार काफी हुई है, दैट इज इफेक्टेड। अ वीकर सेल्फ सेलेक्टेड पोर्शन नॉट शोड, जो काफी बच्चे थे जो बॉटम साइन पे थे, जो स्कोर को पुल डाउन करने वाले थे या कर सकते थे, शायद वो ड्रॉप कर गए। मे बी दे हैव डिसाइडेड टू गो फॉर नेक्स्ट ईयर, मे बी दे हैव लॉस्ट इट, तो उस वजह से भी कट ऑफ नीचे नहीं गिरी। रीसिट विद द एक्स्ट्रा प्रिपरेशन, जो हमने वापस से बच्चे बैठे, दे वर मोर प्रिपेयर्ड, दे वर मोर काम, दे अंडरस्टूड द प्रोसेस, दे न्यू हाउ टू अटेम्प्ट इट, राइट, फॉर्मेट पता था, तो उनका जो शॉक था, फर्स्ट अटेम्प्ट शॉक, वो दूर हो गया होगा, ठीक है। अ इजी हाफ वे बायोलॉजी सेक्शन ओवर वे जेन्युइनली द फिजिक्स सेक्शन, क्योंकि बायोलॉजी आपका 360 मार्क्स का था, रिलेटिवली इजियर था, और बच्चे ज्यादातर बायोलॉजी में, क्योंकि पीसीबी के बच्चे होते हैं, दे आर मोर स्ट्रांग इन द बायोलॉजी पार्ट, सो दैट मस्ट हैव गिवन अ लॉट ऑफ कंफर्ट फॉर द स्टूडेंट्स, राइट। परसेंटाइल मार्क्स मूव फास्ट वेयर कैंडिडेट्स आर मोस्टली डेंसली क्लस्टर्ड, नॉट वेयर डिफिकल्टी फील्स हाईएस्ट। तो आप ये देखिएगा कि जैसे जैसे आप बेसिक स्कोर से ऊपर जाएंगे, 150 200 सबसे ज्यादा क्लस्टर होगा, जैसे सब ऊपर जाएंगे आपका क्लस्टर छोटा छोटा होता चला जाएगा, राइट। जो बच्चों का डेंसिटी है वो कम होती चली जाएगी, राइट, क्योंकि डेंसिटी इस रीजन में सबसे ज्यादा है। तो थोड़ा सा भी इधर से पुश आया बच्चों को, थोड़ा सा भी बच्चों का कॉमन प्रिपरेशन अच्छी निकली, तो कट ऑफ पूरी हाई चली गई, राइट। सो यस, अभी इसके पीछे एनटीए ने कोई ऑफिशियल रिकॉर्ड नहीं दिए हैं, राइट, कोई स्पेशल सेक्शन वाइज डेटा नहीं है, बट हमारी जो एनालिसिस थी, जो हमारी एक अंडरस्टैंडिंग थी, उस बेसिस पे हमने ये रियलाइज किया कि दीज आर द पोटेंशियल रीजंस जो नीट के कट ऑफ को इतना हाई कर दिए। सो दिस वाज द बिग क्वेश्चन एंड दिस वाज अवर आंसर टू दिस बिग प्रॉब्लम, दैट यस, स्कोर हैव गॉन हाई एंड द फैक्टर्स दैट हैव कंट्रीब्यूटेड।
अगर आपका कोई सजेशन हो आप प्लीज डालिए, आपके दिमाग में भी कोई इसमें एडिशनल पॉइंट हो तो आप प्लीज लिख सकते हैं, क्योंकि आप लोगों ने पार्टिसिपेट किया है। हम तो एक सरफेशियल एनालिसिस करने की कोशिश कर रहे हैं। आई एम प्रीटी श्योर अब जो भी है आगे काउंसलिंग में आप सब पार्टिसिपेट करेंगे, इंडिया की काउंसलिंग के लिए स्टेप बाय स्टेप पार्टिसिपेट करेंगे। आपको कुछ भी अगर जानना है हमारी टीम से किस स्कोर पे आपको क्या क्या ऑप्शंस लेने हैं इंडिया में, डेफिनेटली वी आर द बेस्ट वन आई कैन से टू गाइड यू, टू गिव यू कॉलेज लेवल एनालिसिस, कॉलेज प्रोफाइलिंग, एंड वी हैव अ वेरी ब्यूटीफुल एनालिसिस टीम। एंड स्पेशली अगर आप अब्रॉड भी जाना चाहते हैं, जिसको लेके मैं बार बार आपको एजुकेट करता हूं, एफएमजीएल रेगुलेशन के रिगार्ड में, गवर्नमेंट की पॉलिसीज को लेकर रिगार्ड में, कौन सी कंट्री सेफ रहेगी आपके लिए, कौन सी कंट्री में आपको जाना चाहिए जो आपको अच्छा एक्सपोजर, करिकुलम और एक ऐसा आउटपुट देगी जो आपको फाइनल एग्जिट एग्जाम एफएमजी में आपको एक अच्छा रिजल्ट देगी। तो आप प्लीज हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा नंबर है 7678676001। सो थैंक यू गाइस, बने रहिए टीम गेट माय यूनिवर्सिटी के साथ। आज आपकी जर्नी शुरू होती है और आई एम श्योर इस जर्नी के एंड तक हम आपको एक अच्छा आउटपुट और अच्छे इंफॉर्मेशन डिलीवर करेंगे। थैंक यू।